सरकार के अंग के बारे में बताते हैं। जैसा कि आपको पहले से पता है कि सरकार के 3 अंग होते हैं। अगर देखा सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो इस वीडियो में आज आपको हम व्यवस्थापिका के बारे में बताते हैं। तो व्यवस्थापिका अगर देखा जाए तो केंद्र की व्यवस्थापिका जो केंद्र के लिए कानून बनाने का कार्य करती है, राज्य की व्यवस्थापिका जो राज्य के लिए कानून बनाने का कार्य करती है। तो अब इसमें अगर केंद्र की व्यवस्थापिका के अंतर्गत देखा जाए संसद ही अगर देखा जाए तो देश का सर्वोच्च मंदिर होता है, क्योंकि 130 करोड़ लोगों के लिए जो कानून बनाता है वो संसद का कानून का निर्माण करता है। तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन सदन अगर देखा जाए तो सदन 2 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। लेकिन लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों मिलकर के संयुक्त नाम संसद कहलाता है। तो लोकसभा अगर देखा जाए तो निम्नतम सदन होता है। लोकसभा को हम निम्न सदन भी कहते हैं, निम्न सदन। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम वहां पर देखते हैं क्या नाम, राज्य में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम विधानसभा को निम्न सदन कहते हैं, और राज्यसभा को अगर देखा जाए उच्च सदन कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम राज्य की व्यवस्थापिका में देखते हैं तो विधान परिषद को भी उच्च सदन कहा जाता है, उच्च सदन। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक उसी प्रकार से विधानसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है, सेम स्थिति है। और राज्यसभा का अगर हम कार्यकाल देखते हैं तो 6 वर्ष के लिए होता है। और इस प्रकार से विधान परिषद का अगर हम कार्यकाल देखते हैं तो 6 वर्ष के लिए होता है। इसको अगर देखा जाए तो लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है। लोकसभा को केंद्र की व्यवस्थापिका में अगर देखा जाए तो लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहते हैं। और लोकप्रिय सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ के जो प्रतिनिधि आते हैं वो जनता से मनोनीत होकर के जाते हैं, इसीलिए जनता के अनुकूल वहां पर कानून बनाना उनका कार्य होता है। जैसे अब हम देखते हैं अपने यहाँ पे अगर चर्चा करते हैं तो देखते हैं जो हमारे यहाँ का, जैसे आपके यहाँ के सांसद श्री राजेश वर्मा जी यहाँ से जाएंगे तो अपने क्षेत्र की समस्याओं को वहां सदन में, लोकसभा में प्रस्तुत करेंगे। और राज्यसभा को अब देखिए तो इसके लिए उसका कार्यकाल 5 वर्ष हो गया, इसका कार्यकाल 6 वर्ष हो गया। तो लोकसभा में अगर देखा जाए तो अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होती है। अब 552 होती है, इसमें से जो 530 सदस्य हैं तो 530 सदस्य राज्यों से इनका जो है चुनाव होकर के, राज्यों से चुनाव होकर के पहुंचते हैं। और जो 20 जो सदस्य हैं एक केंद्र शासित प्रदेशों से पहुंचते हैं। ये जो 20 सदस्य हैं एक केंद्र शासित प्रदेशों से जो है चयन होकर वो चुन करके जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से चुन करके जाते हैं। और जो आप इसमें से कितने हो गए आपके 550। और जो 2 सदस्य हैं इनका जो है मनोनीत किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारे कुल सदस्यों की संख्या हो जाती है 552। अब देखिए इस प्रकार से अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं राज्यसभा के विधानसभा की अगर चर्चा करते हैं तो यहाँ पर अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है 500। यानी प्रत्येक अगर राज्य में देखा जाए तो 500 से अधिक विधान परिषद सदस्य या एमएलए नहीं हो सकते हैं। न्यूनतम अगर देखा जाए तो 60 होती है। लेकिन जैसे अब हम अगर अपने राज्य की चर्चा करते हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश की चर्चा करते हैं तो वर्तमान में देखते हैं तो 403 + 1, तो 403 आपका हो गया जो जनप्रतिनिधि चुन करके जाते हैं। एक आपका जो आंग्ल भाषा का ज्ञाता होता है, इसका राज्यपाल द्वारा जो है मनोनयन किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। अब देखिए इसे अगर देखा जाए तो अधिकतम तो 500 होते हैं, न्यूनतम 60 होते हैं। लेकिन भारत में 3 राज्य ऐसे हैं जो इसके अपवाद पाए जाते हैं। तो अपवाद स्वरूप में जैसे हम देखते हैं तो आपका गोवा है, पांडुचेरी है, जैसे आपका गोवा हो गया, पांडुचेरी हो गया, ये सब अपवाद पाया जाता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो विधायकों की संख्या 60 से कम पाई जाती है। अब यहाँ पे अगर सदस्य संख्या देखा जाए तो नियम ये होता है कि प्रत्येक राज्य के विधानसभा का 1/3, प्रत्येक राज्य के विधानसभा का 1/3। यूपी की संख्या है ये जो 403 + 1 है, ये उत्तर प्रदेश की, सबसे बड़ा हमारा भारत का राज्य उत्तर प्रदेश है।
अब देखिए, तो यहाँ पे अगर देखा जाए सदस्यों की संख्या, तो विधानसभा सदस्यों की संख्या का विधानसभा सदस्यों की संख्या बटे 3। अर्थात अगर हम उत्तर प्रदेश में जिक्र करते हैं तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो 100 आपके एमएलसी, उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो वर्तमान में 100 एमएलसी हैं। अब देखिए, इस पे हम अब चर्चा करते हैं कि इसको अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अब इसको निम्न सदन क्यों कहा जाता है, इसको उच्च सदन क्यों कहा जाता है, सही। अब देखिए, तो निम्न सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब कानून का निर्माण होता है तो सबसे पहले लोकसभा में लाया जाता है, लोकसभा के बाद राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा अगर उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तो जैसे लोकसभा से राज्यसभा पहुंचा लेकिन राज्यसभा में उसका विरोध किया गया, तो ऐसी स्थिति में होता है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाएगा राष्ट्रपति, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाएगा राष्ट्रपति, अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। जैसे तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो लोकसभा अध्यक्ष जैसे आपके इस समय श्री ओम बिड़ला है, श्री ओम बिड़ला। अब देखिए, तो दोनों सदनों की अगर ऐसी स्थिति हो जाती है कि लोकसभा से कानून गया, वहां पे नहीं पारित किया गया, तो वहां पे जब जाता है तो उसको जो है क्या किया जाता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता करेगा जो आपका लोकसभा अध्यक्ष होता है। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि हालांकि ऐसी स्थिति संभव नहीं है क्योंकि इनमें सदस्य संख्या 552 पाई जाती है, जबकि राज्यसभा में अगर देखा जाए तो अधिकतम सदस्य संख्या पाई जाती है 250। और इसमें से 250 है, उसमें से अगर देखा जाए तो 238 जो हैं वो राज्यों से जो उनका जो है चयन होगा, उनका जो है वो चुन करके जाते हैं, और जो 12 है वो आपके उपराष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, उनको जो है उपराष्ट्रपति मनोनीत करता है 12 सदस्यों को। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कुल कितनी हो गई, 250 हो गई। तो ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से लोकसभा का अध्यक्ष होता है, तो उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो जो राज्यसभा होती है तो राज्यसभा के अध्यक्ष का चुनाव नहीं किया जाता है, जबकि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव जो किया जाता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। और उस प्रकार से अगर देखा जाए तो राज्यसभा के सदस्यों द्वारा जो है उसका चुनाव नहीं किया जाता है, इसको सभापति कहा जाता है, जो इसका प्रमुख होता है इसको सभापति कहा जाता है। इसका जो सभापति होता है संविधान में इसका जिक्र किया गया, वो भारत का उपराष्ट्रपति होगा। जैसे वर्तमान में आपके वर्तमान में अगर देखा जाए तो श्री एम वेंकैया नायडू जी हैं, एम वेंकैया नायडू। अब देखिए, तो संविधान में जिक्र किया गया है कि भारत का जो राज्यसभा का सभापति होगा वो भारत का उपराष्ट्रपति ही होगा। अब देखिए, जो आप पे टॉपिक छूट गया, तो जैसे लोकसभा से कोई कानून गया तो लोकसभा से गया तो लोकसभा के बाद राज्यसभा में उस पर बहस की गई, राज्यसभा ने उसको क्या किया, नहीं मंजूर किया। तो उसके बाद तो ऐसी स्थिति होती है तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है और लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। उसके बाद अगर दोनों लोगों में चुनाव, दोनों सदस्यों में चुनाव करवा दिया जाता है, तो चुनाव कराने में जिसके पक्ष में रहता है उसी का ही कानून मान किया जाता है। हालांकि राज्यसभा के पक्ष में तो होना संभव ही नहीं, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 और 500, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552। हालांकि उपस्थिति लोगों में चुनाव कराया जाता है। कल्पना कीजिए कि अगर ऐसी स्थिति आई कि उस दिन जिस दिन हुआ उस दिन दोनों सदनों में बराबर लोगों की संख्या पहुंचती है, तो अगर वोटों की संख्या बराबर हो जाती है तो वहां पे अगर देखा जाए तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम और मान्य होता है। लोकसभा अध्यक्ष जो कहेगा वही मान्य। इसीलिए अगर देखा जाए तो कहने के लिए तो निम्न सदन है, लेकिन इसे अगर देखा जाए तो अधिकार लोकसभा के ही ज्यादा होते हैं। उसके बाद पुनः राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है, तो जब तक उसका राष्ट्रपति एग्रीफाई नहीं करता है तब तक उसको कानून का रूप कानून नहीं कहा जा सकता है। अब देखिए, हमारे भारत के संविधान में व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति इसको संसद को पुनः वापस कर सकता है, राष्ट्रपति संसद को पुनः वापस कर सकता है। अब अगर देखिए, लेकिन अब इसका भी जिक्र किया गया, संसद उसी कानून में कोई परिवर्तन किए या परिवर्तन किए बिना पुनः अगर उसको राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति को उसको स्वीकार करने के लिए भारत का राष्ट्रपति बाध्य है। अभी तक आपके एक ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो आपके स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने संसद को वापस किया था।
तो संसद ने उनकी गरिमा को बनाए रखने के लिए दोबारा उसके पास नहीं भेजा। हालांकि अगर भेजती तो करने के लिए बाध्य थी। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पे अपन देखते हैं तो यहाँ जिस प्रकार से लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसी प्रकार से विधानसभा का भी अध्यक्ष होता है। तो इस समय वर्तमान में हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं श्री हृदय नारायण दीक्षित। हृदय नारायण दीक्षित। अब ठीक वही स्थितियां होती हैं। अब जैसे अब इसमें अगर देखा जाए तो ठीक वही स्थितियां होती जो लोकसभा की होती है। लगभग अगर देखा जाए वही स्थितियां होती हैं जो लोकसभा की होती है। विधानसभा अब देखिए तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, जैसे लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, अस्थायी सदन। और राज्यसभा को अगर हम देखा जाए तो अस्थायी सदन कहते हैं। अब इसको अस्थायी क्यों कहते हैं, इसको अस्थायी क्यों कहते हैं, तो इसको अस्थायी इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 वर्षों के बाद पुनः लोकसभा क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। वर्तमान के समय अगर देखा जाए तो 17वीं लोकसभा है, 17वीं लोकसभा इस समय वर्तमान में पाई जाती है। अब लेकिन कार्यकाल तो 5 वर्ष होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा किया गया है कि समय के पहले लोकसभा को भंग कर दिया गया। 5 वर्ष के पहले भी लोकसभा को भंग कर दिया है। जैसे आपके भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने समय के पहले भी लोकसभा को भंग किया था। आपके पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी समय के पहले जो है लोकसभा को भंग किया था। हालांकि उनको परिणाम अपोजिट मिला था, उल्टा मिला था। अब देखिए इस प्रकार से इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अब यहाँ पर आपको संशय बच्चों हो रहा होगा कि इसका हम कार्यकाल कहते हैं 5 वर्ष, इसका कार्यकाल 6 वर्ष है। फिर हम दोहराते हैं कि इसको अस्थायी सदन कहते हैं, इसको अस्थायी सदन कहते हैं। तो इसको अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1/3 सदस्यों का चुनाव अगर देखा जाए तो 1/3 सदस्यों का चुनाव प्रत्येक दूसरे वर्ष कर दिया जाता है। जिनका कार्यकाल 6 वर्ष पूरा हो जाता है तो उनको जो है 1/3 सदस्यों का चुनाव कर दिया जाता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसको अस्थायी सदन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं विधानमंडल में अगर हम जिक्र करते हैं तो अगर देखा जाए तो विधानमंडल के ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, मिलकर के संसद कहलाती है। ठीक उसी प्रकार से राज्य की व्यवस्था का अगर देखा जाए तो विधानमंडल के ही 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और आपका राज्यपाल। तो अब देखिए हाँ राज्यपाल मिलकर, लेकिन अगर अंग को सभी तीनों मिलकर के विधानमंडल कहलाते हैं। अब देखिए तो विधानसभा में अगर देखा जाए तो अधिकतम आपको बता दिया गया है कि कुछ देखिए अधिकतम सदस्य संख्या बता दिया गया, जो अपवाद पाया जाते वो भी बता दिया गया, विधान परिषद संख्या बता दिया गया। इसको भी यहाँ पे लोकप्रिय सदन कहा जाता है। जिस प्रकार से लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहते हैं उस प्रकार से यहाँ देखा जाए तो विधानसभा को भी हम लोकप्रिय सदन कहते हैं। अब लोकप्रिय सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो यहाँ के MLA होते हैं, जो विधायक होते हैं या विधान सभा सदस्य होते हैं वो जनता से मनोनीत किए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ के अगर देखा जाए वर्तमान में 150 विधानसभा से होता, यहाँ के आपके जो विधानसभा सदस्य हैं आपके श्री ज्ञान तिवारी जी हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जनता के प्रति क्या होते हैं, उनको 5 वर्ष के बाद पुनः जनता के पास जाने से उनकी बात को सुनना इनके लिए बाध्य होते हैं। अब देखिए इस प्रकार से सुनते हैं। अब इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अब देखिए तो इस प्रकार से हम जब अब देखते इस प्रकार से हम देखते हैं कि तो लेकिन भारत के अगर देखा जाए तो 28 राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं पाई जाती, अर्थात संसद के 3 अंग नहीं पाए जाते हैं। भारत के मात्र 7 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद पाई जाती है। शेष राज्यों में विधान परिषद नहीं पाई जाती है, केवल विधानसभा और ये राज्यपाल मिलकर के ही विधानमंडल कहलाते हैं। वहां पर एक सदनात्मक व्यवस्था है। भारत के 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्था पाई जाती है। अब वो कौन कौन से राज्य, जैसे पहला आपका उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरा आपका जैसे बिहार हो गया, तीसरा आपका महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र, चौथा अगर आपका देखा जाए तो जम्मू कश्मीर हो गया, चौथा जम्मू कश्मीर हो जाएगा, पांचवा अगर आपका देखा जाए तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, छठा आपका अगर देखा जाए तो तेलंगाना हो जाएगा। हाँ तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और 7वां आपका देखा जाए तो कर्नाटक हो जाएगा। तो इन 7 राज्यों में अगर देखा जाए
तो केवल दो सदन पाए जाते हैं, अर्थात विधानसभा, विधान परिषद। शेष राज्यों 7 राज्यों को छोड़ करके अगर शेष राज्यों में देखा जाए तो बस मात्र एक ही सदन पाया जाता, विधानसभा। राज्यपाल मिलकर के ही विधानमंडल कहलाते हैं। इस प्रकार की हमारे अगर देखा जाए तो ये केंद्र की व्यवस्थापिका और ये राज्य की व्यवस्थापिका, इस प्रकार से जो है व्यवस्था की।